आर्ट है दैट इज ancient supernatural beliefs. So this was the era when there was no scientific approach towards mental health. तो जो भी एबनॉर्मेलिटी होती थी उस एबनॉर्मेलिटी को डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की एबनॉर्मेलिटी है उसके हिसाब से जो है लोग ट्रीट करते थे इंडिविजुअल को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज कोई मेंटली रिटार्डेड है तो उसको जो है इल ट्रीटमेंट मिलता था, और कोई मान लो बहुत इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है तो उसको बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता था। उसको एक साइंटिफिक फिनोमेना नहीं देखा जाता था कि बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन दिस इज हैपनिंग। तो एवरीथिंग वाज एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स सुपरनैचुरल पावर्स, यानी कि जो भी हो रहा है वो दैट इज बिकॉज ऑफ गॉड। तो जो अच्छी चीजें हो रही हैं वो गॉड कर रहा है, जो बुरी चीजें हो रही है वो पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट इसलिए है क्योंकि वो आदमी बुरा है, और गिफ्टेड इसलिए क्योंकि वो आदमी अच्छा है, तो इसलिए ट्रीटमेंट भी अच्छा या खराब होता था। जैसे अगर बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करें, लेप्रेसी के बारे में भी ये सोचा जाता था, जिसको हिंदी में कोढ़ कहते हैं। तो लेप्रेसी के बारे में कुछ समय तक ये सोचा जाता था कि ये किसी ने पाप किए हैं उसकी वजह से लेप्रेसी होती है, तो इल ट्रीटमेंट लोगों के साथ में किया जाता था। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए तो पता चला कि ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है स्किन का, जिसको कि अगर टाइम रहते इलाज किया जाए तो ट्रीट किया जा सकता है। तो अभी लोगों का लेप्रेसी के प्रति जो है आइडिया डिफरेंट है, साइंटिफिक अप्रोच है। सो लाइकवाइज मेंटल हेल्थ के बारे में भी जो साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी, सो पीपल वर हैविंग सुपरनैचुरल बिलीव्स अबाउट द मेंटल हेल्थ इश्यूज। सो उस टाइम में जो है प्राइमरीली क्या होता था, विचक्राफ्ट और डेमोनोलॉजी। विचक्राफ्ट का मतलब और डेमोनोलॉजी मतलब वो हुआ जैसे भूत प्रेत, तंत्र विद्या, है ना, झाड़ फूक, जादू टोना, दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर एग्जिस्टिंग देन, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच तो कुछ था ही नहीं। तो जो भी ट्रीटमेंट होता था इसके बेसिस पे होता था। और इवन ये भी होता था कि some people were targeted by the society, citing them to be practicing witchcraft. And देखो witch word is feminine word, so females were being targeted. I'm talking about Europe, the so-called developed countries, उनकी बात कर रहा हूँ, including England. तो यूरोप में जो है विचक्राफ्ट को जो है फॉलो किया जाता था, और उस विचक्राफ्ट में जो है अगर वो किसी को एक्यूज करते थे कि ये सम फीमेल इज डूइंग विचक्राफ्ट, जादू टोना कर रही है, भूत प्रेत को लोगों के ऊपर डाल रही है, सो दे यूज टू इवन बर्न देम अलाइव। ठीक है, एक तो ट्रीटमेंट के रूप में भी यूज करते थे विचक्राफ्ट को, एंड प्रोसिक्यूशन के लिए भी यूज करते थे। If they think that somebody is doing wrong due to witchcraft, then that person was punished also. Person in the sense female. Right. और डेमोनोलॉजी में भी वही भूत प्रेत वाली बात है कि some demon has entered in the person, that's why the person is behaving differently. जैसे मैनिया है, स्किज़ोफ्रेनिया है, hallucinations हैं, delusions हैं, वो सब जो है person will behave differently, उसका thought process different होगा, behavior different होगा। So वो अगेन इट वाज एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स डेमन, भूत प्रेत पिशाच। ठीक है, तो ये चलता था। अब और एक इस टाइम में जो है बड़े अजीबोगरीब ट्रीटमेंट्स होते थे, जो ऑफ कोर्स दे वर नॉट साइंटिफिक। जैसे एक पर्टिकुलर जो है ट्रीटमेंट की बात करूं, मैं उसमें चैट बॉक्स में उसका वो टाइप कर देता हूं। एक इंस्ट्रूमेंट होता था ट्रफाइन। सो जैसे रबर का पेड़ होता है, तो रबर के पेड़ में जो है एक पंक्चर कर देते हैं, फिर उसमें से जो है रबर जो है दूध के रूप में निकलता रहता है, उसको कलेक्ट करते रहते हैं। सो उस इंस्ट्रूमेंट को जो है ट्रफाइन कहते थे। सो ये उस टाइम में ये बिलीव करते थे, हम बात कर रहे हैं वही सुपरनैचुरल बिलीफ सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, कि दिमाग के अंदर जो है कोई भूत प्रेत चला गया है। सो अगर हम जो है स्कल में पीछे की साइड में
नियर स्पाइनल कॉर्ड एक छेद कर देंगे तो वो छेद करने से वो निकल जाएगा वहां से। सो उस इंस्ट्रूमेंट को ये यूज करते थे, ट्रफाइन जिसे कहते थे, इसीलिए इस प्रोसेस को ट्रफिनेशन कहते थे, ट्रफिनेशन। तो ये वर्ड ट्रफाइन से आया है। इसको कहीं कहीं जो है ट्री पैनिंग भी लिखा मिलेगा। ओके। सो दीज वर द थिंग्स एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग सुपरनैचुरल बिलीफ सिस्टम। फिर इसी दौरान जो है ये भी नोटिस किया गया कि जैसे मून के फेसेस होते हैं, मून गोज थ्रू डिफरेंट फेसेस, तो वो डिफरेंट फेसेस जो मून जो है जो गो थ्रू कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो है मेंटल डिसऑर्डर्स की सीवियरिटी में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे फुल मून है अगर तो मैक्सिमम जो है इम्पैक्ट होगा, नो मून है तो लो या नो इम्पैक्ट होगा। तो क्योंकि मून के फेजेस पे डिपेंड कर रहा है इसीलिए जो है जो मेंटल डिसऑर्डर वाले, अच्छा मून को जो है ग्रीक में ल्यूना कहते हैं, LUNA। तो इसीलिए जो मेंटल डिसऑर्डर्स क्योंकि लिंक्ड पाए गए मून से, सो जो जिनको मेंटल डिसऑर्डर है उनको ल्यूनेटिक भी बोला जाता रहा बिकॉज ऑफ द मून। तो ये लैटिन वर्ड बोला ना सर आपने? हाँ, ग्रीक। हाँ, ग्रीक, राइट। ठीक है, ठीक है। फिर यूरोप में देयर वाज सर्टेन मास हिस्टीरिया वाज गोइंग ऑन। तो उसी मास हिस्टीरिया को डिफरेंट डिफरेंट नेम से अलग अलग जो है बोला गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं तो उसको जो है सेंट कहीं उसको ये बोला गया, ठीक है, कहीं उसको मास हिस्टीरिया बोला जा रहा है, कहीं उसको जो है टैरेंटिज्म बोला गया कि टैरेंटिज्म में एक जो है स्पाइडर होता है, टैरेंटुला होता है। तो उस स्पाइडर को के काटने से जो सिम्टम्स आते हैं उस सिम्टम्स से मिलते जुलते जो है सिम्टम्स लोग बाग दिखाते थे, इसलिए जो है उसको टैरेंटिज्म भी बोलते थे। सो बेसिकली वो मास में होता था कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल टुगेदर एंड दे सर्टेन at certain point of time they all together start acting differently. So ये मास हिस्टीरिया का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। So इस तरह से that was the situation during supernaturalism era। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर, इट्स क्लियर। देन आ जाते हैं बायोलॉजिकल मॉडल्स पे। सो व्हाट हैपेंड कि जैसे जैसे जो है साइंस का डेवलपमेंट होता गया तो वैसे वैसे लोगों का थॉट प्रोसेस भी जो है वो चेंज होता गया। सो जो अर्ली जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं जैसे एरिस्टोटल है ना, तो गैलन है, प्लेटो है, इन लोगों ने जो है ये मानना शुरू किया कि जस्ट लाइक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर्स का भी ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसके बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं, पीपल शुड बी ट्रीटेड रादर देन विचक्राफ्ट एंड डेमोनोलॉजी। तो ऑब्वियसली उन्होंने जो है बायोलॉजिकल जब इसको मान रहे हैं तो कोई एक्सप्लेनेशन भी बायोलॉजिकल देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उन्होंने अपने अपने एक्सप्लेनेशन जो भी उनको समझ में आया उस टाइम में दिए, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए एज ऑफ नाउ उनमें से कोई भी एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक नहीं माना जाता, कोई भी फॉलो नहीं होता है। बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाउ पैथोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग थ्रू द एंटायर हिस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल नोबडी फॉलोज ट्रफिनेशन बट स्टिल वी आर स्टडीइंग अबाउट इट, नोबडी इज फॉलो विचक्राफ्ट, स्टिल वी आर स्टडीइंग अबाउट इट। सो इस तरह से जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो कैसे कैसे हुए उसके लिए जानना जरूरी है, प्रेजेंट तक पहुंचने के लिए
पास्ट को जानना जरूरी है कि वी अंडरस्टैंड कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, और वो हमको ऑब्वियसली ये भी बताता है कि देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे पास्ट वाले जो भी उस टाइम सोचते थे, उस टाइम तो वो अपने हिसाब से तो ठीक ही सोचते थे। लाइकवाइज अभी भी जो हो रहा है ये थोड़ी कि इसमें कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है। Whenever understanding improves, present systems can also be improved. So इसीलिए हिस्ट्री की जो है इसमें रखी जाती है पढ़ाने के लिए। So now coming back to जो बायोलॉजिकल मॉडल, जो अर्ली ग्रीक जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, तो इसमें सबसे पहले है हिपोक्रेट और गैलन। तो हिपोक्रेट ने एक 4 ह्यूमर थ्योरी दी थी, ठीक है। सो 4 ह्यूमर थ्योरी जो है उसने जो दी थी, वो मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। You can see the highlighted text? Yes, sir. ठीक है। So ये सबसे अर्लीस्ट थ्योरी साइंटिफिक मानी जाती है उस टाइम में कि जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स है उसका रीजन ये कि बॉडी में देयर आर 4 डिफरेंट लिक्विड्स। कौन कौन से, ये ऊपर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है। ब्लड, फ्लैग्म, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल। तो ये जब चारों फ्लूइड्स जो है परफेक्टली बैलेंस्ड कंडीशन में होंगे तो पर्सन विल बी नॉर्मल, और जब इन फ्लूइड्स का बैलेंस जो है खराब होगा देयर विल बी सम पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे जो है इवन पर्सनैलिटी भी उस टाइम डिस्क्राइब की गई थी। तो जो ब्लड है उसके लिए एक वर्ड होता है ग्रीक, आई थिंक ग्रीक या लैटिन वर्ड होता है सैंग्विन। सैंग्विन, हाँ ये पढ़ा हुआ है। हाँ, तो जो जिसमें किसी व्यक्ति में अगर ब्लड ज्यादा है तो उसकी पर्सनैलिटी सैंग्विन पर्सनैलिटी होगी। उसमें क्या होगा, एनर्जेटिक होगा बहुत, है ना, एक्टिव होगा, आउटगोइंग होगा, इस टाइप का होगा। फिर जो है फ्लैग में जो है तो फ्लैग्मेटिक होगी, बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। और इसी तरह से जो ब्लैक बाइल है वो अगर डोमिनेंट है तो मेलंकोलिक पर्सनालिटी होगी, एंड येलो बाइल अगर ज्यादा है तो सैंग्विन फ्लेगमेटिक। तो ये जो आदमी जो है ज्यादा क्लोरी समथिंग, सी से कुछ है ना सर इसका? हाँ, मैं प्रोनाउंसिएशन भूल रही हूँ। सम सी एच क्लोरिड समथिंग, CHOL, मतलब क्लोर कुछ है, मैं अभी बताती हूँ। कॉलरिक, ठीक है। जी सर। सो चेक कर लेना स्पेलिंग इसकी है। हाँ यही है सर, यही ना, ठीक है। सो ये जिसकी जो है क्वांटिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी वो पर्सनैलिटी उसकी वैसी हो जाएगी। तो फ्लैग्मेटिक में जैसे कफ एंड कोल्ड वाले ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहेंगी, ब्लैक बाइल वाला सैड डिप्रेस ज़्यादा रहेगा, जो येलो बाइल कॉलरिक पर्सनैलिटी वो इरिटेबल थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, इस टाइप से। सो लाइकवाइज इन्हीं के इम्बैलेंस से मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है, ऐसा हिपोक्रेट्स का कहना था। हिपोक्रेट्स वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रोपाउंड दिस थ्योरी। लेटर ऑन जो गैलन है उसने भी सपोर्ट किया था कि हाँ ऐसा होता है, बट एज ऑफ नाउ नोबडी फॉलोज दिस थ्योरी, ठीक है।
सो ये स्क्रीन पे जो हाईलाइट नीचे किया हुआ, यू कैन सी दैट जो ब्लड है उसमें हीट वाला ज़्यादा कंपोनेंट होता है, ब्लैक बाइल है उसमें ड्राइनेस ज़्यादा होता है, येलो बाइल में जो है मॉइस्चर ज़्यादा होता है, फ्लैग में जो है कोल्ड वाला ज़्यादा होता है. So each liquid was related to one quality. So this was four humor theory, इसको कहते थे. Humor means fluid. ठीक है. So this was the four humor theory by Hippocrates, which was later on supported by Greek also. फिर उसके बाद में जो है जो एरा आया, ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहा. एक इसी तरह से जो है एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री यूरोप में जो है, और यूरोप कह रहा हूँ, मिडिल ईस्टर्न कंट्री, गल्फ कंट्री जिसे आजकल कहते हैं. तो वहाँ पे जो है एक अरेबिक स्कॉलर था, उसका नाम था एविसेना. मैं टाइप कर देता हूँ उसका नाम. एविसेना जो है इसका भी कंट्रीब्यूशन है कि ही वाज kind of giving talk therapy then. तो एक एग्जांपल देता हूँ. इसने क्या हुआ था, ये जहाँ पे था तो उस कंट्री का जो राजा था उसका जो बेटा था, यानी कि राजकुमार, द प्रिंस, he developed some kind of mental disorder. Because of that he started having delusional belief that he is cow. He means he himself is, the prince thought that he himself is a cow. So then he stopped eating human food and all, and kept on insisting that I am cow, so I should be butchered. So ये बहुत समझाने पे भी नहीं मान रहा था. So then that king sent Avicenna to him कि वे इसके ट्रीटमेंट के लिए. So Avicenna went there and he inspected the prince as if the prince is cow. उससे रीजन नहीं किया, रेजिस्ट नहीं किया, उसको गलत नहीं बोला. He said, okay, you want to be butchered, you think you are a cow, yes you are right, but you are very weak right now, so you should eat food. When you become healthy then we will butcher you. So वो खाना खाने लग गया, and due to whatever reasons once he started eating food वो normal हो गया. Okay. है ना. So this is how progressively mental health was dealt with in scientific manner. जैसे बायोलॉजिकल थ्योरी आनी शुरू हुई है, मैंने जो एग्जांपल दिया, साइकोथेरेपी हो गया, टॉक थेरेपी, काउंसलिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये सब उसमें आ जाता है. तो दिस इज हाउ प्रोग्रेशन केप्ट ऑन. तो लाइकवाइज चाइना में भी जो है डेवलपमेंट्स चल रहे थे. तो डिफरेंट कंट्रीज में ऐसा चल रहा था. सो मैं तुम्हारे को एक और चीज दिखाना चाह रहा था. ठीक है. नाउ फर्दर डेवलपमेंट में क्या होने लगा कि जो लोगों के थॉट प्रोसेस चेंज होने से फिर इनके ट्रीटमेंट के लिए एक पर्टिकुलर जैसे कोई असाइलम्स वगैरह बनने लग गए. ओके. जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं नॉर्मल लोगों के ट्रीटमेंट के लिए, इसी तरीके से असाइलम्स बनने लगे. तो वो असाइलम्स जो हैं एक सेंटर भी बनने लग गए कि जहाँ पे एक साइंटिफिक तरीके से जो है लोगों का ट्रीटमेंट किया जाने लगेगा. स्टार्टिंग में बहुत बुरी हालत थी. पीपल वर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स. दे वर चेन्ड, दे वर बीटन. आई एम टॉकिंग अबाउट असाइलम्स, है ना. बट वो एक बिगिनिंग थी, एंड दोज असाइलम्स वर मोस्टली आउटसाइड द सिटी, समवेयर ऑन ए हिल टॉप. इस टाइप से था. इवन आई एम टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंग्लैंड. वहाँ पे जो है जो असाइलम में लोग होते थे, दे वर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स इन अ जू.
जो बाहर के लोग थे उनको जो है टिकट लगा के पैसे लेके अंदर बुलाया जाता था ये दिखाने के लिए कि जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, यानी सो कॉल्ड मैड और ल्यूनेटिक पीपल, हाउ दे आर, सो दे वर डिस्प्लेड इन चेन्स एंड ऑल। तो इतना इल ट्रीटमेंट होता था। फिर धीरे धीरे जो है लोगों में अवेयरनेस बढ़ने लगी। फिर देयर वाज अ मूवमेंट समथिंग कॉल्ड मेंटल हाइजीन मूवमेंट। उसमें मेंटल हाइजीन मूवमेंट में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन था, किसी एक का कहना मुश्किल है। जैसे इस बुक में 2 का नाम दिया है, जेपी ग्रे एंड एमिल क्रैपलिन। सो और भी थे बहुत सारे। तो इन लोगों ने जो है फिर धीरे धीरे ये करना शुरू किया कि भाई पीपल शुड नॉट बी चेन्ड, दे शुड नॉट बी इल ट्रीटेड, दे शुड बी गिवन प्रॉपर फूड, उनको जो है वेल वेंटिलेटेड जगह पे रखा जाए, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेबिलिटी उनको काम भी करने दिया जाए। सो दिस काइंड ऑफ ह्यूमन ट्रीटमेंट स्टार्टेड। अब खाली अवेयरनेस फैलाने से, लोगों को बताने से बात नहीं बनती है। इफ यू वांट पीपल टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, the thought process should be supported by the law also. Correct. अगर कानून होगा तभी जो है लोग बाग, अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर लोग बात तभी मानेंगे if there is some law, कि भाई नहीं करोगे तो फिर ये ऑफेंस माना जाएगा and you will be treated accordingly. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खाली लोगों को बोलते रहो कि लड़की की शादी जो है 18 साल से पहले नहीं करनी चाहिए, it won't make much of a difference to most of the people. But once you make it a law, if you marry a girl less than 18 years, you will be jailed. So then it has bigger impact. So likewise, mental health के लिए जो awareness लोगों में बढ़ रही थी, that is fine, बढ़ रही थी, but by and large society में changes लाने के लिए laws की जरूरत होती है। So इस era में फिर ये भी changes आने शुरू हो गए। The law started getting made to support the mental health system. Different पहले जैसे अगर मेंटल असाइलम है तो उसको रन करने के लिए जो है क्या लॉज होंगे, फिर उसके इंस्पेक्शन के लिए क्या लॉज होंगे, ट्रीटमेंट के लिए क्या लॉज होंगे। अगर कोई फॉलो नहीं करेगा उन लॉज को तो फिर उसके साथ में क्या किया जाएगा, ये सब लॉ बनने लगे। यानी कि लेजिस्लेशन ऑल्सो स्टार्टेड हैपनिंग। ठीक है, तो देन 20th सेंचुरी में जो है इंसुलिन शॉक थेरेपी भी जो है आने लगी। जैसे इसमें क्या कहते थे कि बहुत हाई क्वांटिटी में जो है इंसुलिन का इंजेक्शन देंगे, सो पर्सन विल गो इनटू कोमा। फिर कोमा में जाने के बाद में जो है उसको रिवाइव करेंगे और फिर जो है उसका ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि उसका मेंटल डिसऑर्डर दूर हो जाएगा। इसमें फेटिलिटीज बहुत हाई होती थी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूज्ड टू डाई आल्सो। करेक्ट। So now nobody is following this insulin shock therapy. हाँ, this ECT is there. Correct. ECT is electroconvulsion therapy, इसको शॉक थेरेपी भी कहते हैं। So इसमें क्या होता है, जो है जो स्कल है पेशेंट का, स्कल के ऊपर इलेक्ट्रोड्स जो है फिट करके इलेक्ट्रिकल करंट पास किया जाता है। सो वो इलेक्ट्रिकल करंट अंदर जो पास होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ओनली। सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट करोगे तो न्यूरॉन्स का जो इंटरनल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो चेंज होगा। तो वो चेंज होने से इम्पैक्ट पाया गया है। सो इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के, but it is much better than insulin shock therapy. Nobody follows insulin shock therapy anymore, but ECT is still being followed. अभी ECT का भी जो है एक मॉडर्न वर्जन आ रहा है। ECT में तो हाँ, ECT में तो स्कल में कांटेक्ट होगा, तो एक ट्रांस क्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, इसमें जो है प्रिंसिपल वही है इलेक्ट्रिकल करंट का, लेकिन इसमें जो है
कांटेक्ट नहीं होता, इट इज कांटेक्टलेस। जो स्कल के चारों तरफ जो है एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट की जाती है थ्रू मैग्नेट विदाउट टचिंग द स्कल। तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उन पे इम्पैक्ट डालेगी। सो ये अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं हुआ, बट इट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग पॉपुलराइज्ड। करेक्ट। So this is what insulin shock and electroconvulsive therapy is. And वही जो मैंने अभी बताया था मेंटल हाइजीन मूवमेंट में, उनके उसमें से कुछ जो की नाम है ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो पी पाइनल इज फिलिपे पाइनल, विलियम टुके, बेंजामिन रश, डोरोथिया डिक्स, ये these all people contributed in the mental hygiene movement and towards the legislation and human treatment of ये लास्ट वाले का नाम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? डोरोथिया डिक्स। डोरोथिया डिक्स, ठीक है। एंड दैट पी पाइनल इज फिलिपे पाइनल, ठीक है। सो दीज ऑल जो डोरोथिया डिक्स है, it is believed that, not believed that, it is a fact that huge number of hospitals were built because of Dorothea Dix, and she was also instrumental in getting the legislation also passed in favor of people who are having mental disorders, or how the mental asylum should be run and how the patient should be treated, ठीक है। ये इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। फिर साइको एनालिटिक अप्रोच, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फर्स्ट ईयर। जो सिगमंड फ्रॉइड था, ही प्रोपाउंडेड दिस अप्रोच। उसमें जो है सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि जो हमारे अनकॉन्शियस में जो भी होता है दैट ड्राइव्स अस बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, है ना। तो दैट वो साइको एनालिटिक अप्रोच आई। देन इसमें वही id ego, super ego, we have already studied in first year. लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल, ये भी पता है। एंजाइटी, ठीक है। साइकोथेरापेटिक थेरेपी ये भी हो गया। सो ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच, फिर साइकोएनालिटिक अप्रोच के बाद में ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच आई, जिसमें अभी जो साइकोएनालिटिक अप्रोच थी उसमें प्रॉब्लम एवरीथिंग वाज डिटर्मिनिस्टिक। जो चाइल्डहुड में हो गया है वो हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है। पूरी लाइफ जो है उसी हिसाब से आदमी की लाइफ चलेगी जैसा उसने चाइल्डहुड में जो पास रहा है और अनकॉन्शियस में जो बातें चली गई। ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच जो है ये दिस वाज लाइक ए फ्रेश एयर। साइको एनालिटिक के बाद में बिहेवियरिस्टिक अप्रोच भी आई थी। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच थी वो स्टिमुलस एंड रिस्पांस वाली। करेक्ट, ऑपरेट कंडीशनिंग एंड। तो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच भी डिटर्मिनिस्टिक थी कि अगर ये स्टिमुलस है तो ये रिस्पांस होगा। तो whether it is psychoanalytic or behavioristic approach, both approaches were deterministic in nature, कि भाई आदमी के कंट्रोल में कुछ नहीं है, उसने तो जो भी उसके साथ में हुआ है या हो रहा है उसके हिसाब से वो बिहेवियर करेगा, अपने हाथ में कंट्रोल कुछ नहीं है। Whereas humanistic approach जो है, it was like a fresher. It said no, we are the masters of our destiny. Whatever happened, but we can choose to become whatever we want to become. So यहाँ पे जो onus of responsibility है वो इंडिविजुअल के ऊपर जो है डाला गया कि you are responsible for your destiny। तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज आई, डिफरेंट जो है साइकोलॉजिस्ट आए, जैसे काफी फेमस है अब्राहम मैस्लो वाला। तो उसने जो है ये बताया कि 5 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं
हाँ नीड्स की। वो एक नीड जब फुलफिल हो जाएगी तब नेक्स्ट हायर नीड की तरफ इंसान जाएगा, फिर जब वो फुलफिल हो जाएगी तो उससे हायर की तरफ जाएगा, ऐसे लाइकवाइज द पर्सन विल अल्टीमेटली अचीव द स्टेज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है सर। फिर कार्ल रॉजर्स, उसकी भी थ्योरी थी कि सेल्फ और सेल्फ कॉन्सेप्ट वाली थी। हमारे जो परसेप्शन है, जो बिलीफ्स हैं अपने बारे में, दैट विल डिसाइड हाउ वी विल बिहेव। तो उसमें अगर कॉन्ग्रुएंस है बट व्हाट वी वांट टू बी एंड व्हाट वी थिंक वी आर, तो वो अच्छा है, और कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा तो फिर जो है प्रॉब्लम होगी। वी आर समथिंग एल्स एंड वी बिलीव आवरसेल्फ टू बी समथिंग एल्स। ना व्हाट आई एम एंड व्हाट आई कैन डू, इसमें अगर गैप बहुत ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो दिस वाज सेल्फ कॉन्सेप्ट वाली। फिर पर्सन सेंटर्ड थ्योरी आई थी कार्ल रॉजर्स की। हाँ वो अनकंडीशन पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एम्पैथी एंड जेन्युइननेस। उसमें जो है उन्होंने 4 जो है वो बताई थी कंडीशंस, जिसकी वजह से जो है आदमी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सबसे पहली थी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। जो उनका ये कहना था कि इंडिविजुअल को पॉजिटिव रिगार्ड नहीं मिलता है, इसलिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। जब जो थेरेपिस्ट है अगर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देगा तो वो हीलिंग का इफेक्ट करेगा। Then second is empathy. What the client is going through, the therapist should be able to feel. Correct. उससे जो है वो भी एक हीलिंग का इफेक्ट लाएगा। तीसरा जो है जेन्युइननेस। जेन्युइननेस का मतलब हुआ कि वो प्लेस ऑफ अथॉरिटी में नहीं थेरेपिस्ट, वो थेरेपिस्ट इज लाइक ए फ्रेंड और पेरेंट और टीचर। ठीक है, दे बोथ आर एट इक्वल स्टेचर, कोई अबव या बिलो नहीं है। तो वो भी जो है पेशेंट को ये थेरेपेटिक इफेक्ट देता है कि हाँ वो जिससे बात कर रहा है वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, ही और शी इज जस्ट ए पर्सन लाइक हिम। इसमें एक चीज और नहीं दी हुई है, वो भी है, वो है कॉन्ग्रुएंस। फोर्थ कंडीशन कॉन्ग्रुएंस जो है वो दैट इज फॉर द थेरेपिस्ट। द थेरेपिस्ट शुड बी हैविंग कॉन्ग्रुएंस, जो उसके थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस हैं, दे शुड बी अलाइंड विद ईच अदर। तो ये जो कॉन्ग्रुएंस उसका होगा थेरेपिस्ट का, दिस विल एक्ट एज रोल मॉडल फॉर द क्लाइंट कि मुझे कैसा बनना है, ऐसा बनना है। सो दीज आर द 4 कंडीशंस। एक मिनट सर, भैया 2 मिनट आप बाहर रुक सकते हैं? इम्पोर्टेंट है बहुत, मैंने अभी आपको बोला है ना। सॉरी सर। इधर आओ माइलो। हाँ जी सर, इंटरनेट भी लैग हो रहा है। आगे बढ़े। हाँ जी, मैं इसको बाहर छोड़ आती हूँ। हाँ जी सर। सो बिहेवियरिस्ट अप्रोच में तो मैं बता ही चुका हूँ कि इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड काइंड ऑफ थिंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। सो इसमें जो है 2 तरह की कंडीशनिंग बताई गई थी कि और बिहेवियर इज कंडीशनड इन 2 मैनर। या तो क्लासिकल कंडीशन है। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है कि जो 2 स्टिमुलस हैं जो आपस में रिलेटेड नहीं है, उनको अगर पेयर किया जाएगा तो जो रिस्पॉन्स फ्यूचर में जो है उस स्टिमुलस से भी होने लग जाएगा जो कि अनरिलेटेड स्टिमुलस है। जैसे वो डॉग और फूड और बेल वाला था, तो जो डॉग को फूड देंगे तो सलाइवा आएगा, है ना। तो जो फूड है वो स्टिमुलस हो गया और सलाइवेशन जो है वो रिस्पॉन्स हो गया।
लेकिन जब भी हम खाना देंगे तो खाना देने के साथ ही अगर बेल बजाएंगे तो ये हो गया पेयरिंग, दो अनरिलेटेड सिग्नल का, कि बेल का तो कोई लेना देना है नहीं फूड के साथ में। लेकिन जब हम बार बार ऐसे करेंगे और लंबे समय तक करेंगे तो उसके बाद में क्या होगा कि अगर हम खाना नहीं भी देंगे, सिर्फ बेल बजाएंगे, तो डॉग का सलाइवा निकलेगा। करेक्ट। ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। और इसमें जो है क्लासिकल कंडीशनिंग में इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं होता रिस्पांस पे। अगर स्टिमुलस है तो रिस्पांस होगा ही होगा, डॉग चाहे या ना चाहे, जब बेल बजेगी तो सलाइवा आएगा ही आएगा। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले जो है रिस्पांस होता है, स्टिमुलस बाद में मिलता है। कि अगर जो है जैसे बच्चे को मोटरसाइकिल चाहिए और अगर उसको 80% से ज़्यादा मार्क्स आने पे मोटरसाइकिल मिलने का प्रॉमिस किया जाए या उसको होप हो, तो रिस्पांस पहले होगा, यानी कि पढ़ाई पहले करेगा वो। और जब वो अचीव हो जाएगा 80% तो उसको स्टिमुलस मिलेगा, विच इज मोटरसाइकिल। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग में इंडिविजुअल का कंट्रोल होता है अपने एक्शंस पे। अगर उसको वो स्टिमुलस नहीं चाहिए तो वो नहीं करेगा। क्लासिकल कंडीशनिंग में कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में अगर इंडिविजुअल को वो स्टिमुलस नहीं चाहिए तो वो करना बंद कर देगा, है ना। सो जो स्टिमुलस है वो उसके लिए वांटेड होना चाहिए। करेक्ट। छोटा बच्चा मान लो एक टॉय के लिए, छोटे से टॉय के लिए कुछ काम करता है, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उसका उस टॉय से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो अब वो टॉय के लिए नहीं करेगा। करेक्ट। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये होता है। लेकिन जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें तो स्टिमुलस है तो रिस्पांस होगा ही होगा। ऑटोमेटिक बिहेवियर्स मतलब रिफ्लेक्स पे काम करते हैं। हाँ। सो इसमें यही था कि जो डॉग वाला जो एग्जांपल दिया था मैंने, तो उसमें जो फूड है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अनकंडीशन मतलब हमने कुछ किया नहीं था, वो फूड से अपने आप ही सलाइवा होता था। और सलाइवेशन जो है वो अनकंडीशनल रिस्पांस था। कोई कंडीशन नहीं, खाना आएगा तो वो होगा ही होगा। लेकिन जब हमने पेयरिंग कर दी, कर दी, तो अब बेल से जो है सलाइवा आने लग गया। तो बेल जो क्या हुआ, वो जो है कंडीशनड स्टिमुलस हो गया। द बेल इज कंडीशनड स्टिमुलस। और बेल की वजह से जो सलाइवा अभी आएगा वो कहेंगे कंडीशनड रिस्पांस। जो फूड से आ रहा था वो अनकंडीशनड रिस्पांस था, लेकिन बेल से जो आ रहा है वो कंडीशनड रिस्पांस है। द रिस्पांस हैज बीन कंडीशनड विद द बेल। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। तो इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं। जैसे फोबिया का ट्रीटमेंट होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है ना, ये एंजाइटी वगैरह है, ट्रॉमा है, इन सब में जो है ये सिस्टम, ये प्रिंसिपल यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है, तो उसमें बॉडी को कंडीशनड किया जाता है एक रिलैक्सिंग स्टिमुलस के साथ में। और जब बॉडी जो है कंप्लीटली रिलैक्स हो जाती है तो फिर वो स्टिमुलस जो है ग्रेजुअली दिया जाता है, जो कि उसके अंदर एंजाइटी या फोबिया या ट्रॉमा क्रिएट करता है इन ए हायरार्किकल मैनर, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट वाला। तो क्योंकि बॉडी दो अपोजिट स्टेट्स में एक साथ रह ही नहीं सकती है, सो वंस यू हैव रिलैक्स द बॉडी कैनॉट बी एक्साइटेड इमीडिएटली। तो वो स्टिमुलस है, जो हम एक्साइटिंग वाला स्टिमुलस देंगे तो बॉडी में चेंजेस नहीं आएंगे या मिनिमल चेंजेस आएंगे। सो धीरे धीरे उस स्टिमुलस की बॉडी यूज टू हो जाएगी, कि वो स्टिमुलस होने पर भी बॉडी रिलैक्स्ड ही रहेगी। फिर नेक्स्ट हायर लेवल का करेंगे, फिर नेक्स्ट हायर लेवल का करेंगे, फिर नेक्स्ट हायर लेवल का करेंगे।
ऐसे till we reach the highest level of anxiety creating or the phobia creating stimulus, है ना. So ये भी कंडीशनिंग हुई, क्लासिकल कंडीशनिंग. तो ऐसे ट्रीटमेंट में इसका यूज होने लगा. तो इन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जो वॉटसन है, जेबी वॉटसन, एक बच्चे के साथ में किया था. आप अब की डेट में तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं, इट विल बी कंसिडर्ड एज अनएथिकल एंड पीपल विल नॉट बी अलाउड टू डू सच एन एक्सपेरिमेंट. लेकिन उस टाइम में उन्होंने किया. आई एम टॉकिंग अबाउट 1920. तो एक छोटा बच्चा था 11 महीने का, उसका नाम उन्होंने दिया लिटिल एल्बर्ट. तो वो बच्चा जो है, जैसे रैबिट, बच्चों को तो रैबिट पसंद होते हैं, बड़े फ्लफी से होते हैं, क्यूट से होते हैं. तो नेचुरली दे गो टुवर्ड्स द रैबिट खेलने के लिए. तो जैसे ही वो रैबिट को अप्रोच करता, तो पीछे जो है हैमर से कोई स्टील बार या कोई किसी मेटल प्लेट वगैरह को हिट करते, तो बच्चा उस साउंड से डर जाता. रैबिट के पास जैसे ही गया, पीछे साउंड, लाउड साउंड क्रिएट की गई. So which is scary for the child. तो प्लेजेंट स्टिमुलस तो है रैबिट, और अनप्लेजेंट है ये हैमर वाला स्टिमुलस. तो हर बार जब जो है बच्चा रैबिट के पास जा रहा है, ये अनप्लेजेंट साउंड क्रिएट हो रही है. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग हो रही है. दो डिफरेंट अनरिलेटेड स्टिमुलस एक साथ हो रहे हैं. रिस्पॉन्स क्या हो रहा है कि डर का हो रहा है. एवरी टाइम दैट हैमर इज struck on the bar or the plate, the child gets scared. That is the response. Stimulus is rabbit and the hammer sound. Response is fear. So उसके बाद में वो हैमर से साउंड करना बंद भी कर दिया गया. तो वो रैबिट सिर्फ जो है बच्चे के पास में जा रहा है, तो बच्चा डर जाता है उस रैबिट से. The child gets scared because of the rabbit, क्योंकि उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग वो अनप्लेजेंट साउंड से हो चुकी है. सो जो है ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग हमारे फियर्स, फोबियाज, ट्रॉमास वगैरह वो भी एक्सप्लेन करते हैं. अब ऑपरेंट कंडीशनिंग के तो अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं. मोस्ट ऑफ द हमारी जो सोशल लाइफ होती है वो दैट इज गवर्न्ड बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग ओनली. वी बिहेव नाइसली विद पीपल बिकॉज वी वांट टू गेट समथिंग. We work because we want to get money. We earn money because we want to have certain things in life, like getting married or buying car or buying home, whatever that may be. So operant conditioning हमारी पूरी लाइफ को गवर्न करती है, especially social life को. एक सोशल कॉग्निटिव थ्योरी आई एल्बर्ट बंडूरा की. सो सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज ये कहती है कि वी जस्ट डोंट लर्न एवरीथिंग आवरसेल्व्स, वी आल्सो लर्न बाय वाचिंग अदर्स हु आर अराउंड अस. तो उसने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, एल्बर्ट बंडूरा ने. तो छोटे जो बच्चे थे उनको टीवी पे एक कार्टून कैरेक्टर जोकर को दिखाया, वो बोबोडॉल को हिट कर रहा है एक प्लास्टिक या लकड़ी के हैमर से. तो बच्चे देख रहे हैं, बच्चों को कुछ नहीं बोला जा रहा है कि तुमने ऐसा करना है कि नहीं करना है, या करोगे तो ऐसा होगा, नहीं करोगे तो ऐसा, नथिंग. सिर्फ वो टीवी पे दिखाया गया. और फिर बच्चों को ब्रेक दिया गया, दूसरे रूम में ले गए. वहाँ पे जो है वही बोबोडॉल एग्जैक्टली था और वही टूल वहाँ पे पड़ा हुआ था. तो बच्चे उठा के उसी टूल से जो है और उसको डॉल को मारने लग गए. फिर इस एक्सपेरिमेंट के कई वर्जन्स किए गए थे. एक वर्जन में फिर क्या गया था, दैट जोकर स्टार्ट्स हिटिंग द बोबो डॉल and started saying certain word also like sakura. So without telling anything, the children also started emulating the joker. वो next time जब वो गए वहाँ पे
तो डॉल को हिट भी कर रहे हैं और सकूरा भी बोल रहे हैं. सो लाइकवाइज वी लर्न फ्रॉम अदर्स बिहेवियर ऑल्सो. जैसे पेरेंट्स का बिहेवियर देख के बच्चे सीखते हैं. अगर बच्चा ये देखता है कि जब भी मैं कोई गलती करता हूँ मुझे डांटा जाता है या मारा जाता है, सो विदाउट टेलिंग एनीबडी, विदाउट बीइंग टोल्ड बाय एनीबडी, द चाइल्ड लर्न्स कि अच्छा इसका मतलब कोई गलती करे तो उसको डांटना चाहिए या मारना चाहिए, समझाना नहीं चाहिए. कि वो उसने देखा ही नहीं, सीखा ही नहीं है, तो वो कहाँ से होगा, है ना. तो इसमें भी हम जो है बहुत तरीके से सीखते हैं. जैसे एक होता है मॉडलिंग की हम जो है साथ में कोई देख रहा है कि कोई आदमी कैसे कर रहा है, उसको देख के हम उसकी नकल करने लग जाते हैं. ये ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है. जैसे मान लो कोई बच्चा जो है वो स्लाइड से डरता है, झूले के ऊपर स्लाइड वाला झूला होता है उसके ऊपर जाने डरता है, तो उसको कुछ करने की बजाय जो उसको उन बच्चों के साथ में छोड़ दिया जाता है जो बच्चे स्लाइड से नहीं डरते हैं. तो बच्चे जो है दौड़ दौड़ के स्लाइड के ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो वो उन सबको देखेगा, फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में आएगा अरे ये भी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. सो विदाउट सेइंग एनीथिंग द चाइल्ड विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स स्लाइड एंड स्टार्ट डूइंग इट. ये मॉडलिंग हुआ. तो इसी तरह जो है देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रॉमिस्ड पनिशमेंट, प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड. जैसे कि हम ये सोसाइटी में हमने ये देखा कि कोई व्यक्ति ये काम करता है तो उसको ये पनिशमेंट मिलता है, तो ये प्रॉमिस पनिशमेंट हुआ कि हम ये नहीं करना है क्योंकि वरना हमको ये मिलेगा. या प्रॉमिस रिवॉर्ड हुआ कि किसी ने कोई बच्चा जो है फर्स्ट आया तो उसको ये रिवॉर्ड अवार्ड मिले, ये रिकॉग्निशन मिला, तो ये प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड हुआ, है ना. कोई कुछ कह नहीं रहा है बच्चे से, अपने आप ही वो देख के सीख रहा है. ठीक है. फिर वाइकेरियसली भी होता है. प्रॉमिस्ड में कंडीशन बता दी जाती है कि अगर ये करोगे तो ये होगा, गुड और बैड वॉट एवर दैट मे बी. वाइकेरियस में बच्चा देख रहा या इंडिविजुअल देख रहा है और देख के ही पता कर रहा है कि ये रिवॉर्ड मिलना है इस काम को करने से या पनिशमेंट मिलना है. जैसे सपोज सोसाइटी में ये देखा गया है कि जो लोग लेटेस्ट से शादी करते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी गुड पीपल, जो नहीं करते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी बैड पीपल इन जनरल. सो ये वाइकेरियसली सीखा, किसी ने बोला नहीं है, ऐसा देख देख के सीखा है. सो इस तरह से वाइकेरियसली भी थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स. वाइकेरियस मीन्स थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर, कि दूसरे को के एक्सपीरियंस क्या हुआ है कोई पर्टिकुलर काम करने से या ना करने से, उससे भी इंसान सीखता है. ये सब सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में आता है. Then comes behavior modification. So behavior modification में simply it is as simple as that कि हमारे behaviors को जो है हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली. एक तो एडेप्टिव और एक मैल एडेप्टिव. तो एडेप्टिव तो वो हुए जो हमको एडेप्ट करने में हेल्प करते हैं, विच वी वांट, है ना. तो एडेप्टिव बिहेवियर जो है दे आर कंसिडर्ड टू बी गुड, वो आने चाहिए. वेयर एज जो मैल एडेप्टिव बिहेवियर है दे आर कंसिडर्ड टू बी बैड, ये हटने चाहिए. सो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में क्या होता है, जो एडेप्टिव बिहेवियर है उसको या तो इंक्रीज करना होता है या मेंटेन करना होता है. अगर कम है तो उसको ज़्यादा कर लेंगे और ऑलरेडी सफिशिएंट है तो उसको मेंटेन करना है एडेप्टिव बिहेवियर को. और अगर मैल एडेप्टिव बिहेवियर है तो उसको या तो एलिमिनेट करना है या रिड्यूस करना है. अगर हम उसको ख़त्म कर सकते हैं मैल एडेप्टिव बिहेवियर को तो अच्छी बात है, ख़त्म कर दीजिए. और हमें लगता है नहीं थोड़ा बहुत रह भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो हम उसको रिड्यूस कर देंगे. तो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है. तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में यही सब बिहेवियरल टेक्निक्स है जो स्टिमुलस रिस्पांस वाली है, वो सब जो है यूज करके बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया जाता है.
और जो मेजर टेक्निक्स इसमें जो यूज़ की जाती हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन में, वो मैंने इसमें हाईलाइट कर दी है स्क्रीन पे। रिलैक्सेशन थेरेपी ये मैंने बताया था, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जब बताया था तब मैंने, बायोफीडबैक, एवर्शन थेरेपी, हैबिट रिवर्सल, मॉडलिंग बताया मैंने, शेपिंग, टोकन इकोनॉमी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये सब वेरियस टेक्निक्स हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन की। डिपेंड करता है कि किस टाइप का एडेप्टिव या मैल एडेप्टिव बिहेवियर है और उसमें जो है हम क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, कितने चेंजेस लाना चाहते हैं, किस हद तक लाना चाहते हैं। सो दिस वाज अबाउट बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सो ये आज का चैप्टर था। नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं मैं? हाँ जी सर।